बट पुलिस वहाँ से सोनम वांगचुक को उठाती है और उनके इंस्टीट्यूट जो कि हायल इंस्टीट्यूट है लद्दाख में, वहाँ पे उनको हाउस अरेस्ट के अंदर रख देते हैं। जिस कोशिश में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन थी, वो चाहती थी कि लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाए। उसके जस्ट ऑपोजिट जो कारगिल लीडरशिप में जो लोग थे, वो चाहते थे कि लद्दाख कश्मीर का ही पार्ट बना रहे। और लेह के जो बुद्धिस्ट लीडर्स थे, वो अपने आप को मुस्लिम मेजोरिटी वाले आइडेंटिटी और उसके जो स्पेशल राइट्स मिले हुए थे, उन चीज़ों से आराम चाहते थे। 6th शेड्यूल लद्दाख को लॉज बनाने की अथॉरिटी देगा कि इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलती है, बट इंडियन ब्यूरोक्रेसी से चलती है। हेलो एवरीवन, क्या आप इसको जानते हैं? आई गेस मोस्टली आप लोग नहीं ये जानते होंगे, बट फॉर श्योर आप इसको जानते होंगे कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। यस, रील्स में ये फुनसुक वांगडू के नाम से है, बट रियल लाइफ में इनका नाम है सोनम वांगचुक, जो कि एक रियल पर्सन है जो रहते हैं लद्दाख में। 3 इडियट्स का ये कैरेक्टर एक्चुअल में रियल कैरेक्टर से इंस्पायर हुआ है। उसके बाद इस फिल्म को बनाया गया है बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सोनम वांगचुक। 21 जनवरी 2023 को सोनम वांगचुक अपने यूट्यूब चैनल से एक वीडियो डालते हैं जिसमें ये कहते हैं कि 26 जनवरी से ये एक स्ट्राइक पे बैठेंगे और 26 जनवरी के मॉर्निंग में इनको एक टेम्पल जाना होता है जहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज़ जैसे बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, हिंदूज और क्रिश्चियंस एक जगह आते हैं। वो एक कॉमन कॉज पे अनशन करते हैं, बट पुलिस वहाँ से सोनम वांगचुक को उठाती है और उनके इंस्टीट्यूट जो कि हायल इंस्टीट्यूट है लद्दाख में, वहाँ पे उनको हाउस अरेस्ट के अंदर रख देते हैं। इस स्ट्राइक पे बैठने से पहले सोनम वांगचुक इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं, बट इंडियन गवर्नमेंट इस परमिशन को डिनाई कर देती है और ये कहती है कि आप इस अनशन पे नहीं बैठ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कि ये अनशन क्यों हुआ या डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग इस अनशन में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते थे, आइए इसके बारे में जानते हैं। ये सारी चीज़ों को जानने से पहले हम लद्दाख के सोशियो पॉलिटिकल नेचर को जानने की कोशिश करेंगे जो पिछले कुछ सालों से चलती हुई आ रही हैं। वहाँ लेह और कारगिल लद्दाख के 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अभी होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, बट लद्दाख यूटी बनने से पहले 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। लेह और कारगिल का 2 टुकड़ों में बटा होने का सबसे बड़ा रीज़न था यहाँ के 2 अलग अलग कम्युनिटी। लेह में मोस्टली मेजॉरिटी जो होता था वो बुद्धिस्ट का होता था और कारगिल में मेजॉरिटी जो होता था वो मुस्लिम्स का होता था। अभी भी इसको कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि लेह में 2/3 पॉपुलेशन जो है वो बुद्धिस्ट है और कारगिल में जो 3/4 पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स है। इनिशियल बेस लद्दाख के पॉलिटिक्स का कुछ इस तरह समझा जा सकता है कि स्टार्टिंग में वहाँ पे यंग मेंस बुद्धिस्ट एसोसिएशन बना, फिर उसी का नाम चेंज होकर के लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन बना। ये जो पॉलिटिकल मूव था वो काफ़ी एक्सक्लूसिव मूव था। लेह के हिसाब से लद्दाख को डिफाइन कर रहे थे बुद्धिस्ट बहुसंख्यक। इस प्रोसेस में लद्दाख बुद्धिस्ट ने मुस्लिम्स को कम्प्लीटली नज़रअंदाज कर दिया। ये डिमांड लद्दाखियों की आज की नहीं थी। ये डिमांड शुरू होता है जब 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा थे राजा महाराजा हरि सिंह। उन्होंने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बनाया गया था। तब से जो लेह के बुद्धिस्ट लोग थे वो लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से अलग करना चाहते थे। इस डिमांड का सबसे बड़ा बेस था वहाँ की रिलीजियस आइडेंटिटी और वहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी। और जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट होती थी वो सिर्फ जम्मू कश्मीर सेंट्रिक होती थी। वो लद्दाख को नेग्लेक्ट और डिस्क्रिमिनेट दोनों ही किया करती थी। फिर लेट 1980s में, पर्टिकुलरली 1989 में एक एंटी मुस्लिम एजिटेशन होता है लद्दाख में और LBA ने लद्दाख को यूटी बनाने का डिमांड किया। फिर 1990 में ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स बनते हैं, जो 2 बनते हैं, एक लेह के लिए बनता है और एक कारगिल के लिए बनता है। फिर भी ये डिमांड 1 डेकेड तक चलती रही। लद्दाख में जो लेह सेंट्रिक लोग थे वो प्रेशराइज कर रहे थे लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाए और वहाँ से कश्मीर प्रो गवर्नमेंट खत्म हो जाए। इसी बीच कारगिल 1979 तक पूरा ही इनविजिबल था। जब 1979 में कारगिल को स्टेटस मिलता है एक डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ पे भी पॉलिटिकल सोगबुगाहट शुरू हो जाती है और वहाँ से लीडरशिप की भी शुरुआत होती है। जिस कोशिश में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन थी, वो चाहती थी कि लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाए। उसके जस्ट ऑपोजिट जो कारगिल लीडरशिप में जो लोग थे वो चाहते थे कि लद्दाख कश्मीर का ही पार्ट बना रहे। कारगिल के लीडर्स ने कारगिल के बैकवर्डनेस को एक इशू बनाया और उसने जस्ट वैसे ही नज़रअंदाज किया लेह को जैसे लेह ने कारगिल को किया था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कारगिल लीडरशिप कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में कनेक्ट करना चाहती थी और लेह के जो बुद्धिस्ट लीडर्स थे वो अपने आप को मुस्लिम मेजॉरिटी वाले आइडेंटिटी और उसके जो स्पेशल राइट्स मिले हुए थे उन चीज़ों से आराम चाहते थे। पॉलिटिकल डाइवर्जेंस होने की वजह से जो लद्दाख के 2 सब रीजन्स थे लेह और कारगिल, इनमें आपस में काफ़ी तनाव देखने के लिए मिलता था। इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस का एक ऐसा रिजल्ट होता है
लद्दाख की आइडेंटिटी ही चेंज हो जाती है। एक तरफ जहां लद्दाख को लद्दाखी बुद्धिस्ट आइडेंटिटी मिलती है, वहीं दूसरी तरफ लद्दाखी मुस्लिम आइडेंटिटी मिलती है। फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जब जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया जाता है और लद्दाख को यूटी का स्टेटस मिलता है। बट जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेह इस चीज़ से काफ़ी खुश होती है और इस पूरी की पूरी प्रोसेस को बहुत सेलिब्रेट करती है। वहीं कारगिल के लोग इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। फिर धीरे धीरे जब लद्दाख का यूटी बनने का इनिशियल जॉय लोगों का ख़त्म होता है, फिर लद्दाख के लीडरशिप ने इस नए यूटी सेटअप से चिंता जताना शुरू कर दिया। लेह को उम्मीद थी कि ज़्यादातर आदिवासी होने के कारण लद्दाख को ज़मीन में और जॉब्स में कॉन्स्टिट्यूशनल संरक्षण दिया जाएगा, लेकिन जिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से लद्दाख को यूटी बनाया गया, इसमें ऐसा कोई प्रावधान शामिल ही नहीं था। इसमें सारी पावर्स ब्यूरोक्रेट्स को मिल गई थी। बेसिकली लद्दाख चाहता था कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में है। 2019 में जब से कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए हैं फॉर्मर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के, तब से इस रीजन के रिप्रेजेंटेटिव्स कंसिस्टेंटली इस डिमांड को उठाते आए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 6 को 1949 में लाया गया और इसमें फोकस किया गया इंडिजीनियस ग्रुप्स जो होते हैं उनके प्रोटेक्शन पे फोकस करना। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ADCs बनाया गया, जिसको कहा जाता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। लद्दाख के पास अभी LAHDC है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जो सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर्स देता है लद्दाख को, जहां लद्दाख सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर के डेवलपमेंट को मैनेज करने का काम करती है। बट लद्दाख रेगुलेशंस नहीं बना सकता है। 6th शेड्यूल लद्दाख को लॉज बनाने की अथॉरिटी देगा। ये लद्दाख के इकोनॉमी, ट्रेडिशंस और इन्वायरमेंट को सिक्योर रखेगा। पार्लियामेंट्री लॉज जो होते हैं वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स या फिर रीजन्स पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से लद्दाख को एक एडवांटेज मिलेगा, और जहां होते हैं वहां बहुत ही लिमिट्स के साथ में एप्लीकेबल होते हैं। ADCs जो होते हैं वो 30 मेंबर्स तक के हो सकते हैं और इनका टर्म 5 साल का होता है, जहां ये लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, विलेज काउंसिल्स, हेल्थ, सैनिटेशन, विलेज या टाउन लेवल पॉलिसी, सोशल कस्टम्स, माइनिंग के लिए लॉज और रेगुलेशंस बना सकते हैं। अगस्त 2019 से ही लद्दाख के जो लोग हैं इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और जब से लद्दाख यूटी बना है तब से इसकी कोशिश और बढ़ गई है। लद्दाख में प्रीडोमिनेंटली 97% जो लोग हैं वहाँ पे वो ट्राइबल्स हैं, तो इसका डिमांड उठाना लद्दाखियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सितंबर 2019 में ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने रिकमेंड किया था कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए और लद्दाख के ट्राइबल्स को और वहाँ के कल्चर को प्रिजर्व किया जाए। इस डिमांड को उठाने का रीज़न है वहाँ के ग्लेशियर्स और वहाँ के लैंड्स। मेन डिमांड है वहाँ के ग्लेशियर्स को बचाना है। ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स वहाँ बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है पानी के कम होने का। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कुलुम नाम की एक जगह पे पड़ रहा है जो लेह में है, चेवांग नॉर्फिल, जिनको कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाने के लिए भी जाना जाता है। और इस आर्टिफिशियल ग्लेशियर को बनाने का रीज़न है वहाँ के फार्मर्स को रेगुलरली पानी मिलता रहे इरिगेशन के लिए। उनका ये भी कहना है कि अगर इसी रेट से ग्लेशियर्स पिघलते रहे तो आने वाले टाइम में 80% से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं उनकी लाइफ रिस्की हो जाएगी, क्योंकि ग्लेशियर्स ही एक ऐसी चीज़ है जो लद्दाख में प्राइमरी सोर्स है इरिगेशन का। टी नामग्याल जो कि एक 65 साल के फार्मर हैं, उनका कहना है कि जितना स्नोफॉल 20 से 30 साल पहले पड़ते थे अब वो बहुत कम हो गया है। पहले स्नोफॉल की वजह से जो खारदुंगला पास होता था वो 6 महीने तक के लिए क्लोज रखा जाता था, जो अब नहीं रहता है। और स्नोफॉल के कम होने की वजह से रिवर्स और जो वाटर स्ट्रीम्स हैं उसका लेवल भी कम हो गया है लद्दाख में। लद्दाख के लोगों को डर है मेगा प्रोजेक्ट्स का, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स करते हैं, और लद्दाखीज नहीं चाहते हैं कि उनके सुंदर सी जगह को कोई बर्बाद करे या कुछ रिच और इन्फ्लुएंशियल लोग उनको अपने अंडर में ले लें। इन सारे मुद्दों को जो अभी की करंट गवर्नमेंट है वो भी अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आई थी, लेकिन यूटी बने हुए लद्दाख को 3 साल हो गए हैं और अभी तक लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया है। इससे लद्दाखियों का भरोसा कंप्लीटली उठ गया रूलिंग गवर्नमेंट से और वो उतर आए प्रोटेस्ट पे। सोनम वांगचुक इस पूरे प्रोटेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट लिंक क्यों है? शॉकिंग बात यह है कि सोनम वांगचुक ने अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए ये लिखा कि सरकार उनसे ये बॉन्ड करवाना चाहती है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि सोनम सर अगले 1 महीने तक किसी भी प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, 6th शेड्यूल की भी डिमांड नहीं कर सकते हैं, और अगर उन्होंने ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं रोकी तो उनको 1 लाख रुपए तक फाइन भरना पड़ेगा। एक व्यक्ति जिनको मिलता है मैग्सेसे अवार्ड, जिसको कि एशिया का नोबेल पीस प्राइज भी कहा जाता है, जो साथ में एक एजुकेशनिस्ट भी हैं और एक इंजीनियर भी हैं। सोनम सर को एक सोशल एक्टिविस्ट भी माना जाता है। उनका एक इंस्टीट्यूट है जो बहुत ही डाइवर्स इंस्टीट्यूट है वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, जो हायल इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सोलर एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन और आइस स्तूपा जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी बहुत सारे काम किए हैं। इस प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल हुए हैं वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं और बुद्धिस्ट हैं।
तो बेसिकली कहा जाए तो ये एक रिलीजियस प्रोटेस्ट नहीं है और ना ही ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, बल्कि लद्दाखी इंडियन पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स के साथ में मिल करके लद्दाख के लिए काम करना चाहते हैं। सोचो, इतने इन्फ्लुएंशियल होने के बाद भी सोनम सर को इग्नोर किया जा रहा है। जब एनिमी बाहर से अटैक करता है तो हमें एनिमी के बारे में पता होता है, बट अभी दुश्मन इंडियन ब्यूरोक्रेसी है, इंडिया का सिस्टम है और इस सिस्टम का डिलेज है। जैसे लद्दाख को यूटी बनने में 70 साल लग गए, उसी तरह लद्दाख को 6 शेड्यूल में भी शामिल करने में क्या 70 साल लग जाएंगे? सोनम सर ही नहीं बट हम सारे इंडियंस इस स्लो सिस्टम से तंग आ चुके हैं। इतनी बार रिक्वेस्ट किए जाने के बाद भी और लद्दाखियों के अपने नेटिव प्लेस को बचाने की मांग को इस तरह से इग्नोर करना, ये शो करता है कि इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलती है बट इंडियन ब्यूरोक्रेसी से चलती है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो एरिया ट्राइबल्स एरियाज में इंक्लूड किया जाता है, क्या वहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शंस करना जरूरी है? जब भी कहीं पे मेगा प्रोजेक्ट्स को लाया जाता है तो वो कई सालों तक चलता है, इससे वहाँ की लाइफ स्पैन कम हो जाती है। जिस ब्यूटी के लिए लद्दाख को जाना जाता है, वहाँ से इस ब्यूटी को खत्म होते हुए देर नहीं लगेगी। जो गलती लोगों ने पहले करी है, अब तो एटलीस्ट गवर्नमेंट इन चीजों को दोबारा से ना करे। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है जोशीमठ, जो कि एक काफी डिजास्टर्स इंसिडेंट साबित हुआ है वहाँ के लोगों के लिए, और इसका इम्पैक्ट पड़ा है वहाँ की जो नेक्स्ट जनरेशन की सस्टेनेबिलिटी है उनके ऊपर में। अब हम ये नहीं चाहते हैं कि जैसा जोशीमठ में हुआ है वही 2 या 3 डेकेड्स में लद्दाख में भी हो। लद्दाख को ऐसी प्रॉब्लम्स को कभी भी फेस ना करना पड़े। ऐसा नहीं है कि नेसेसरी स्टेप्स नहीं लेना चाहिए, गवर्नमेंट को कनेक्टिविटी पे भी फोकस करना चाहिए, गवर्नमेंट को सोलर पावर ग्रिड कंस्ट्रक्शन पे फोकस करना चाहिए, और वहाँ पे फोकस करना चाहिए कि लोग जो कंस्ट्रक्शन करें घर का, वो मिट्टी के घर बने हुए हों। वहाँ के कल्चर को प्रिजर्व करके रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे एक अच्छे लेवल पे जॉब्स का भी क्रिएशन किया जा सकता है। इस तरह जब एक स्टेट को प्रिजर्व करके रखा जाता है तो एक नेशन को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है।